हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी खुश होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप न्यूज़ में, अखबारों में, हर जगह देख रहे होंगे, टेलीविज़न में भी, मोबाइलों पर, न्यूज़ में, कि एक अग्निपथ योजना को लेकर के और जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भर्तियों से रिलेटेड जो है एक मुद्दा उभर के आया है, जिसके लिए युवाओं ने बहुत सारा जो है अपना जन आक्रोश दिखाया है। उससे जुड़ा हुआ आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। हालांकि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि आज ये लोगों तक पहुंच ही गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि एज अ टीचर और एक कुछ अपने विद्यार्थियों के लिए उनकी एक बेहतर समझ बन सके और वो उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक ढंग से समझ सके और कोई गलत कदम ना उठाएं, इस चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा है कि आप लोगों को एक बार कि अग्निपथ योजना है क्या और किस मुद्दे के हिसाब से वो लेके आई गई है और आगे की राह क्या हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार जान लिया जाए। तो बिना किसी देरी के करते हुए आइए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो हमारे बहुत सारे युवा जो हैं वो फोर्सेस की नौकरी को बड़ा पसंद करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जुनून होता है कि मैं फौजी बनूं, एयरफोर्स में जाऊं, नेवी में जाऊं और आर्मी में जाऊं। तो उनकी वो लगातार तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी के बीच में एक ऐसी योजना आई जिसकी वजह से उन युवाओं का मनोबल टूटता हुआ नजर आया और ऐसा लगा कि इनको अब नौकरी नहीं मिल पाएगी और मिलेगी भी तो वो उसमें थोड़ी सी अनियमितता होगी या फिर एक अनसर्टेनिटी होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको समझते हैं अब कि क्या सिस्टम है, क्या चीज है अग्निपथ योजना के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, एक तो ये कहा गया है कि जिस तरीके से पहले भर्ती होती थी और जिस तरीके से सिलेक्शन था, तो उसके अंदर एक सुधार की गुंजाइश की गई है कि नई रक्षा भर्ती है उसके अंदर क्या किया गया है, थोड़ा सा सुधार करने के लिए ये योजना लाई गई है। और ये योजना तीनों ही फोर्सेस के लिए अप्लाई होगी, यानी एयर फोर्स के लिए भी, आर्मी के लिए भी और इंडियन नेवी फोर्सेस के लिए भी, तीनों फोर्सेस में ये भर्तियां क्या होंगी, अप्लाई होंगी, ये योजना अप्लाई होगी। अच्छा भाई, अप्लाई होगी, ठीक है। और आगे क्या, और इसमें कहा गया है कि जो हमारे देश में बहुत बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी फैली हुई है, उसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है ये चीज कि रोजगार मिल सकता है और इसके अंतर्गत आने वाली जो विशेष बातें हैं उनसे आने वाले युवा को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, वो रोजगार से जुड़ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा गया है कि हर साल में साल के अंदर 45,000 से लेकर के 50,000 तक भर्तियां साल में 2 बार निकाली जाएंगी, यानी हर साल में 2 बार भर्तियां होंगी, तीनों ही फोर्सेस की होंगी और साल में 45 से लेकर के 50,000 तक भर्तियां की जाएंगी, जिससे कि बड़े स्तर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे छुटकारा मिल पाएगा। और क्या कहा गया है कि जो इस भर्ती के अंदर जो सैनिक या जो युवा सिलेक्टेड होंगे, वो सिलेक्टेड जो युवा होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। यानी अग्निपथ से जुड़ा हुआ ही क्या है, अग्निपथ का मतलब क्या, आग का रास्ता, और अग्निवीर क्या मतलब क्या हुआ, उस आग के रास्ते पर चलने वाले वीर। देखो नाम तो बड़ा फिल्मी टाइप सा लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानते हैं। देखिए, लेकिन जहां पर युवाओं को इस चीज से जुड़ी हुई ज्यादा परेशानी हुई है वो हुई है इस पॉइंट को लेकर के कि जो सैनिकों की भर्ती की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 साल तक उनको जॉब दी जाएगी, उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी या उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे उन सिलेक्टेड पर्सन में से 25% जो हमारे सैनिक होंगे, उन 25% सैनिकों को स्थायी कमीशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट 15 साल के लिए भी सुविधा यानी सेवा करने का मौका दिया जाएगा।
यानी सभी को नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 सैनिक चूज हुए हैं तो 100 सैनिकों में से 25 को जॉब के लिए आगे 15 साल का मौका दिया जाएगा और बाकी जो 75 होंगे उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या ये कह लीजिए उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। और जो ये भर्ती होगी, ये जो ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उस रैंक से नीचे वाले सैनिकों के लिए ये भर्ती होगी, यानी जो ऑफिसर है उस रैंक के लिए ये योजना अप्लाई नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑफिसर रैंक से नीचे वाली भर्तियों के ऊपर ही अप्लाई होती है। और क्या चीज है, एक एज के क्राइटेरिया पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। वो क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि इसके अंदर जो एज एलिजिबिलिटी है वो 17.5 साल से लेकर की उम्र 21 साल की उम्र तक ही भर्ती की जाएगी। यानी इसके दौरान जो है बच्चों का इस उम्र के अंदर अंतर्गत आते होंगे उनका ही सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन बच्चों ने इस चीज के कोरोना से जुड़ी हुई परेशानियों को सामने रखते हुए और ये कहते हुए कि हम इतने 2 साल से अभी भर्तियां नहीं हो रही थी और 2 साल से हम तैयारी कर रही थी, तो अगर हमारी एज 23 हो गई है तो हम क्या करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ 2022 के लिए, मतलब इस साल के लिए ही इस 21 साल की उम्र को बढ़ा करके 23 साल कर दिया गया है कि 2022 में जो सिलेक्शन होने वाले हैं उसमें 23 एज तक के जो युवा है वो सिलेक्टेड किए जा सकते हैं। बाकी आगे चल करके ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा, यानी 21 वर्ष ही कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, साल में 2 बार भर्तियां होंगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और क्या होगा, जो कि 4 साल का टाइम पीरियड है, यानी जिसके लिए जॉब दी जा रही है उसमें 6 महीने की तो ट्रेनिंग होगी, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और जो बाकी 3.5 साल बचेंगे उसके लिए कहीं पर पोस्टिंग की जाएगी, यानी वहां पर क्या की जाएगी, तैनाती कर दी जाएगी कि यहां पर आपको पोस्टिंग देनी है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी शायद। इससे और क्या चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो योजना का एक फायदा भी है, वो फायदा क्या है वो यहां गिनवाते हुए बोलते हैं कि एक तो इस फोर्स के दौरान जब आपको ये जॉब दी जाएगी उसके दौरान आपको कुछ कोर्सेज करवाए जाएंगे और साथ में इस 4 साल की जॉब का आपके पास एक प्रोफाइल में ये भी मेंशन किया जाएगा कि आपने 4 साल के लिए सर्विस की है, उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा और कुछ कोर्सेज करवाए जाएंगे ताकि आप 4 साल बाद जब इस जॉब को छोड़ दे तो उसके बाद आपको कहीं रोजगार मिल सके इन कोर्सेज के बेस पर। आइए दोस्तों, उसके बाद क्या है, और एक और फायदा गिनवाते हुए गवर्नमेंट ने यह कहा है इस स्कीम के अंदर कि अगर जो युवा हैं इनको हम ट्रेनिंग दे देंगे और इनसे तैनाती करवा लेंगे तो उसके बाद ये आने वाले समय के लिए जब इनकी हमें जरूरत होगी, देश की जरूरत पड़ेगी अगर फ्यूचर में, तो ये हमको रेडी मिलेंगे, यानी इनको सिखाने की जरूरत नहीं होगी, ये पहले ही सीखे सिखाए हमको क्या मिल जाएंगे, सैनिक मिल जाएंगे। तो रेडी फॉर फ्यूचर के लिए इसके ऊपर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। उसके बाद क्या है, इस योजना के तहत क्या कहा गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उसको ऑनलाइन उनका जो है नाम दिया जाएगा या ऑनलाइन उसको क्या किया जाएगा, नामांकन किया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा कि सिलेक्टेड पर्सन कौन कौन है। अब इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इससे इस योजना से जो सैनिक है उसको क्या लाभ दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि 4 साल के लिए पीरियड है, तो 4 साल में जो सैलरी पे की जाएगी दोस्तों, वो सैलरी जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे उसमें 4 साल को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि पहले साल उस फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग पीरियड प्लस 6 मंथ और उनके अंदर पहले साल में जो युवा होगा यानी जो सैनिक होगा जो सिलेक्टेड हुआ है उसको 21,000 रुपीज तो उसके अकाउंट में एज ए सैलरी पे किया जाएगा और 9,000 रुपए उसकी, ताकि रिटायरमेंट के बाद उसको दिया जा सके, उस फंड के रूप में उसको काटा जाएगा और जितने पैसे काटे जाएंगे, जैसे कि पहले साल में 9,000 रुपए काटे जाएंगे तो उतने ही पैसे उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ऐड कर देगी, यानी 9,000 रुपए पहले मंथ में सैनिक के फंड के लिए और 9,000 रुपए वो क्या किए जाएंगे, उस गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देगी और टोटल मिलाकर के जो उस आदमी की जो सैलरी होगी, सैनिक की सैलरी होगी, वो 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी होगी, लेकिन उसको काट करके 21,000 रुपए दिया जाएगा।
ये समझ लीजिए कि सैलरी का 30% गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें डालेगी। ऐसे ही सेकेंड ईयर में क्या किया गया है कि जो सैलरी होगी वो 33,000 होगी, यानी 33,000 रुपए उसकी क्या होगी, सैलरी होगी, जिसमें से उसको 23,100 रुपए उसको सैलरी दी जाएगी और 9,900 रुपए उसके काट लिए जाएंगे, और फिर उतने ही पैसे जो है 9,900 रुपए ही गवर्नमेंट फंड में डालेगी सेकेंड ईयर में भी। ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या किया जाएगा, उसकी सैलरी जो टोटल होगी वो 36,500 यानी 36,500 रुपये उसकी टोटल सैलरी होगी, लेकिन उसमें से उसको 25,550 रुपए तो क्या किए जाएंगे, पे किए जाएंगे, और 10,950 रुपए उसके क्या हैं, काट लिए जाएंगे फंड के तौर पर, और फिर उतने ही पैसे क्या कर देंगे, गवर्नमेंट ऐड कर देगी। फोर्थ ईयर में जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपए होगी, जिसमें से 28,000 रुपए उसको अकाउंट में सैलरी दी जाएगी, और 12,000 रुपए जो उसके क्या किए जाएंगे, फंड के लिए काट लिए जाएंगे। ये सैलरी के बेनिफिट्स हैं। उसके बाद क्या है, जो रिटायरमेंट टाइम होगा 4 साल के बाद, उस रिटायरमेंट टाइम के अंदर जो ये फंड में ऐड हुए थे, हर महीने में जो कट रहे थे, वो लगभग मिलाकर के 10,04,000 रुपए बनेंगे, और उसका इंटरेस्ट वगैरह या कुछ और अलाउंसेस वगैरह मिलाकर के देखा जाए तो वो टोटली रिटायरमेंट के टाइम पर उस आदमी को 11,71,000 रुपए उसको लास्ट में रिटायरमेंट टाइम पर दिए जाएंगे। ये 4,000 रुपए का उसको 4 साल का क्या होगा, बेनिफिट्स होगा, ठीक है। लेकिन ये भी तो मुद्दा है कि वहां पर अगर किसी जंग में या किसी तरीके से उस सैनिक की मौत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया है गवर्नमेंट ने कि अदर बेनिफिट्स में अगर कोई सैनिक वहां पर शहीद हो जाता है तो शहीद होने के बाद उसको 48 लाख रुपए उसको गवर्नमेंट जो है वो शहीद होने की वजह से उसको जीवन बीमा के रूप में जो है मिलेंगे, और गवर्नमेंट उसको सेवा के दौरान शहीद होने की वजह से 44 लाख रुपए गवर्नमेंट पे करेगी और 48 लाख रुपए जीवन बीमा तौर पे मिलेंगे। और जो रेस्ट ऑफ सर्विसेज है, जो अगर कोई सर्विस कुछ टाइम पीरियड के लिए बच गई है तो उसके भी पैसे उसको पे किए जाएंगे। मान लीजिए अगर वो 1 साल की ड्यूटी के दौरान अगर शहीद हो जाता है तो बाकी जो 3 साल की उसकी सर्विस बची है उसकी सैलरी भी उसको पे की जाएगी पूरी पूरी। और क्या है दोस्तों, ये है कि अगर वहां पर कहीं कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उस केस में, लेकिन अगर किसी वजह से अगर किसी शरीर में अपंगता आ जाती है यानी विकलांगता आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट अगर उसके अंदर उसके शरीर में 100% विकलांगता आ जाती है तो उसको 44 लाख रुपए का बेनिफिट्स, या फिर 75 आ जाती है, 75% आ जाती है तो 25 लाख रुपए का उसको बेनिफिट्स, और 50% आ जाती है तो उसको 15 लाख रुपए जो है ना अपंगता के जो है ना उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको 15 लाख रुपए और दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो इसकी योजना के जो मुख्य बिंदु थे वो ये थे। अब जो है उसमें गवर्नमेंट ने अपने लाभ क्या गिनवाए हैं, उस लाभ में उसने कहा है कि एक तो आप देख ही सकते हैं कि एक तो पैसे की बचत बहुत नजर आ रही है, क्योंकि इस योजना के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट के बाद उस सैनिक को पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी पेंशन नहीं मिलेगी, और जो टाइम पीरियड है जॉब का वो भी कम है, तो उससे जो नेक्स्ट जो हमें पे करनी थी सैलरी जो बढ़ करके आती वो भी नहीं पे करनी पड़ेगी। और फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट कहती है कि फ्यूचर के लिए हमें फोर्सेस के लिए जो युवा हैं वो रेडी मिलेंगे, यानी उनको पहले ही प्रशिक्षण हम लोग दे चुके होंगे, और जो युवा जो फोर्सेस होंगी हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है, वो या नेवी हो गई, एयरफोर्स होगी, तो उसके अंदर जो है ना हर साल क्या होंगे, युवा भर्ती होंगे, तो जो फोर्सेज होंगी वो युवाओं की फोर्सेज बन जाएगी, क्योंकि इसमें एज जो क्राइटेरिया रखा गया है वो इसी का रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो और बहुत सारे इसने जैसे कि ये कहा गया है कि कोर्सेज हम करवा रहे हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है और जो ये फोर्स जो भर्ती निकाली जाएगी उससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या से पे भी क्या है निजात पाई जा सकती है। ये गवर्नमेंट के पहलू हैं, गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए कुछ टिप्पणियां हैं। अब आते हैं इनकी हानियों के ऊपर, यानी इस जो योजना है इससे होने वाली क्या क्या समस्याएं हैं जो उभर के आ रही हैं। एक तो दोस्तों ये है कि आप जानते हैं कि जो हमारे फौजी रिटायरमेंट होते हैं
तो उनको थोड़ा सा जॉब एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कहीं जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। यानी बैंक में कहीं सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, या कहीं एटीएम कार्ड में मिल गया, या कहीं कॉलेज के गेट पर मिल गया, तो ऐसी ऐसी जगह पर इन फौजियों को सिर्फ जॉब मिल पाती है। बाकी ऑप्शंस जो कि इनके पास नहीं होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ होने वाला है, क्योंकि 21 से लेकर के जो 17 से लेकर के 21 साल की जो उम्र होती है, उसमें उसी में कोई युवा जो है वो पढ़ता है, उसकी समझ बनती है, मैच्योरिटी आती है, और वो कोई आगे डिग्री वगैरह करने की कोशिश करता है, पढ़ता है। लेकिन जब वो फोर्सेज में चला जाएगा तो उसका ये जो पढ़ाई के दिन हैं, ये जहां पर वो सीखता था कुछ, वो फोर्स में चले जाएंगे, और फोर्सेज में ज्यादा पढ़ने का इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता है। इस वजह से जो उनके मानसिक तौर पर जो उनकी पढ़ाई के प्रति लगाव था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये 4 साल बाद नौकरी करने के बाद अगर वो आएंगे और तैयारी करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पर भी उनके ऊपर थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा। तो एक चीज ये भी है। दूसरा क्या है, एज प्रॉब्लम है दोस्तों। एज प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए, अगर कोई युवा दोस्त उसके अगर वो अभी 21 साल की उम्र का है और वो तैयारी करने लग रहा है, तो जिस टाइम पे भर्ती निकलेगी हो सकता है कि वो 22 साल का हो जाए, तो वो इस रेस से बाहर निकल जाए, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी तो होता है कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाएगी, जरूरी तो नहीं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और एज क्राइटेरिया रख देने की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत सारे युवा अब भी क्या रह सकते हैं, बेरोजगार रह सकते हैं। और तो एज का जो फैक्टर है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है निकल के आ रहा है। और क्या हो सकता है कि जो विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनका ये कहना है कि जो हम जिस तरीके से हम फोर्सेज में गए हैं और वहां पर हमने सीखा है, तो 6 महीने जो ट्रेनिंग के पीरियड दिया गया है वो अपने आप में अपर्याप्त है। यानी जो ट्रेनिंग है वो कम समय की है, तो उसमें उतनी चीजें नहीं सीखी जा सकती जो एक फोर्स में एक सैनिक को सीखी जानी चाहिए। तो एक ट्रेनिंग का भी बनता है। और एक जो मैंने खुद ऐसा लगता है इस योजना के अकॉर्डिंग, जो मैंने खुद उस चीज को सोचा है, वो क्या है कि इस योजना का ऐसा लगता है कि मुद्दा जैसे किसी इंजरी के लिए या डेथ के लिए कि शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ उकसाने जैसा लग रहा है। वो कैसा है मैं वो बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों, अगर वो 4 साल की नौकरी के बाद अगर रिटायरमेंट आता है, तो उसको मात्र 11 लाख रुपए या लगभग मान के चलो 12 लाख रुपए उसको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो शहीद हो जाता है या फिर उसको इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे उस आदमी को लगभग 1 करोड़ रुपए का जो है वो बेनिफिट्स मिलता है। तो अब ऐसा लगता है जैसे कि कोई फौजी ऐसा सोच सकता है कि मैं इन 11 लाख रुपए में, 12 लाख रुपए में, अगर उसके बच्चे भी हैं, उसका परिवार भी है, अगर वो इकलौता है घर पर, तो मैं उसमें क्या कर पाऊंगा 10-11 लाख रुपए में? तो जाकर मुझे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। तो मजदूरी अभी क्यों ना कर लूं? अगर फोर्सेज में चला गया है, तो अब वो हो सकता है कि किसी युवा का इस तरफ रुझान हो जाए कि या तो मैं यहां पर शहीद ही हो जाऊं, या मुझे किस तरीके की अपंगता आ जाए जिससे मेरे को थोड़ा सा इकोनॉमिकली यानी पैसे का सपोर्ट और ज्यादा मिल सके। कहीं योजना में ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने मेंशन यहाँ पर लिखे थे और मेंशन कर दिए हैं आप लोगों को। मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी इस चीज को थोड़ा सा आप हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। और आपको ये समझ में मेरी बात आई है या नहीं आई है, और इस योजना के बारे में आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब मैं स्पेशली रिक्वेस्ट अपने उन सभी युवा दोस्तों को करना चाहूंगा जो इस फोर्सेज की तैयारी कर रहे थे और अभी जो हैं वो इस आंदोलन में या फिर अहिंसा की भीड़ में जो है वो मिल गए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि इस योजना का या इस चीज का बाइकआउट जो है या आंदोलन जो आप कर रहे हो उसको अहिंसा के तौर पर भी किया जा सकता है, या इसका एक संवैधानिक तौर पर भी एक इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, बातचीत करके भी सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे कि आप अभी लग रहे हैं कि गाड़ियों को जला रहे हैं या फिर सरकारी संपत्तियों को, जो कि हमारी ही संपत्ति है, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा गलत है। आप थोड़ा सा एक बार सोच के देखेंगे, एक बार शांति से बैठ के 2 मिनट के, तो आप खुद सैनिक बनना चाह रहे हैं
यानी आप फोर्सेज में जाना चाह रहे हैं, और एक सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य यही होता है कि वो देश की रक्षा करे, देश की संपत्ति की रक्षा करे। लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजों को जला रहे हैं या कोई और नुकसान पहुंचा रहे हैं देश को, तो वो आपको एक सैनिक बनने के मतलब आप बनना चाह रहे हो उसके ऊपर एक कलंक लगता है। ऐसा लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी योग्यता पर वो सवाल उठाता है। तो उस बात को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए दोस्तों। और कुछ युवा दोस्त डिप्रेशन में चले गए हैं या डिप्रेशन में जाने की कगार पर खड़े हैं, या फिर कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है, तो ऐसा दोस्तों ना करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकमात्र सिर्फ यही एक नौकरी है या फिर एकमात्र जीवन का यही सहारा है। आप अपने माँ बाप की तरफ देखिए, अपने भाई बहनों की तरफ देखिए, और सुसाइड जैसा एक मतलब बेकार चीज मत कीजिए, क्योंकि आप वो उस जुनून से भरे हुए हैं दोस्तों, जिसको फोर्स में जाने की लगन है या वो चाहता है कि उसमें जाए, तो वो ऐसा काम करे तो वो शोभा नहीं देता दोस्तों। तो आप लोग सैनिक ना बन सके तो कोई दिक्कत नहीं, सेवा करने के और बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं भी तो एक सेवा ही कर रहा हूं। तो दोस्तों आप इस बात को, जो मेरे दोस्त इसको समझ गए हैं, तो कृपया करके वो अपने फ्रेंड्स में, अपने भाई में जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि वहां पर इसको शेयर कर देना चाहिए, प्लीज इसको शेयर कीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद उसकी एक समझ बने और शायद कोई दुर्घटना जो होने वाली है उससे बचा जा सके। तो दोस्तों मेरी भी यही कोशिश थी कि मैं इसको आपको छोटे से छोटे आसान भाषा में समझा सकूं, और ये देखते हैं कि ये मेरी कोशिश सफल रही या नहीं रही। वो आप शेयर करेंगे तब मुझे उसका पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कैसा इसका रिस्पॉन्स दिया है। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पक्का से जोर मतलब दिल से इसको शेयर करें दोस्तों, क्योंकि ये बात सिर्फ एक पढ़ाई की नहीं है, ये जिंदगियों का सवाल है। तो आई होप कि मेरी बात को समझे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे कोई ऐसे ही अच्छे से मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।